नमस्कार। द डीप डाइव की इस कड़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत में मनोरंजन की दुनिया में आए एक जबरदस्त बदलाव की कहानी में। हाँ, बिल्कुल। कैसे हमारी शामें एंटेना घुमाने या केबल वाले का इंतजार करने से निकलकर अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी कुछ भी देख लेने तक पहुंच गईं। सही कहा। यानी वो जो पारंपरिक केबल टीवी और सिनेमा हॉल का दौर था, उससे निकलकर हम ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के इस बिल्कुल नए युग में आ गए हैं। और ये सिर्फ स्क्रीन बदलने की कहानी नहीं है ना, ये कहानी है हमारी आदतें बदलने की, हमारी पसंद बदलने की और हाँ, अरबों डॉलर के मनोरंजन उद्योग के पूरी तरह कायापलट हो जाने की। तो सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे, आज हम कहाँ खड़े हैं और यहाँ से आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। आज इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। जी, और इसके लिए हमारे पास कई अच्छे स्रोत भी हैं। हाँ, बिल्कुल। इस पड़ताल के लिए हमारे पास एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट है जो जमीनी हकीकत बताती है। एक अकादमिक शोध पत्र भी है जो ओटीटी के समाज पर असर को गहराई से देखता है। और वो हालिहान लोके की स्प्रिंग 2025 की ताज़ा इंडस्ट्री रिपोर्ट भी है ना? वो ग्लोबल पिक्चर देती है। हाँ, वो भी है। साथ में दृष्टि आईएएस का लेख चुनौतियों और नियमों पर बात करता है और इंस्पायरा का लेख पारंपरिक मीडिया के नजरिए को सामने लाता है। तो हमारा मकसद है इन सब अलग-अलग स्रोतों से निकले मोतियों को पिरोकर एक पूरी माला तैयार करना। मतलब इस पूरी क्रांति को, इसके हर पहलू को आसान और दिलचस्प तरीके से समझना। तो सफर शुरू करें उस जमाने से जब घर में एक टीवी होना ही बड़ी बात मानी जाती थी। हाँ, क्यों नहीं। वो दौर जब मनोरंजन का मतलब था हफ्ते भर चित्रहार का इंतजार करना या रविवार की शाम आने वाली फिल्म। बिल्कुल। दूरदर्शन और फिर केबल टीवी। मुझे याद है चैनल मुट्ठी भर थे, कार्यक्रम तय समय पर आते थे और रिमोट कंट्रोल के लिए भी घर में लड़ाई होती थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। या फिर खास मौकों पर सिनेमा हॉल जाना होता था, वो भी एक इवेंट होता था। लेकिन टीवी सिर्फ टाइम पास नहीं था, जैसा आपने कहा, उसका समाज पर बहुत गहरा असर था। जी बिल्कुल। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं दे रहा था, बल्कि जानकारी भी फैला रहा था, लोगों को जोड़ रहा था। कुछ सीरियल्स ने तो जैसे दहेज या बाल विवाह जैसे मुद्दों पर न सिर्फ जागरूकता बढ़ाई, बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर किया। फिर आया इंटरनेट का दौर और उसके साथ ही दस्तक दी ओटीटी ने। ओटीटी यानी ओवर द टॉप। आसान भाषा में कहें तो ऐसी वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं जो सीधे इंटरनेट के जरिए आपके फोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर कंटेंट पहुंचाती हैं, बिना किसी केबल या डीटीएच वाले के। और भारत में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे बड़े खिलाड़ियों ने एंट्री मारी। और इनका शुरुआती जादू था आजादी, है ना? आप अपनी मर्जी के मालिक थे, जो देखना है, जब देखना है, जहां देखना है। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई ब्रेक्स का बंधन नहीं, कम से कम शुरू में तो नहीं। हाँ, और साथ ही कंटेंट का जैसे खजाना खुल गया। बॉलीवुड, हॉलीवुड और दुनिया भर की फिल्में और शोज। लेकिन ये क्रांति सिर्फ कभी भी कहीं भी देख पाने की सुविधा से नहीं आई। इसके पीछे कई ठोस वजहें थी। हाँ, जैसे सबसे बड़ा कारण क्या मानेंगे आप? टेक्नोलॉजी, बिना शक। अचानक सबके हाथ में सस्ते स्मार्टफोन आ गए, हाई स्पीड मोबाइल डेटा, हम कह सकते हैं पानी के भाव मिलने लगा, घर घर वाईफाई पहुंच गया और ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत आसान हो गया। इसने ओटीटी के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया। बिल्कुल सही। और फिर आया कंटेंट का विस्फोट। मामला सिर्फ हिंदी अंग्रेजी तक सीमित नहीं रहा। सही कहा। कोरियन ड्रामा, स्पेनिश थ्रिलर, तुर्किश सीरीज, तमिल एक्शन, तेलुगु रोमांस, मतलब पूरी दुनिया का सिनेमा हमारी उंगलियों पर था। और फिर ओरिजिनल्स का चस्का। सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, पाताल लोक, पंचायत, दिल्ली क्राइम, इन शोज ने तो धूम मचा दी। हाँ, ये ऐसा कंटेंट था जो टीवी या सिनेमा पर शायद ही देखने को मिलता। इसने लोगों को बांध लिया। यहाँ टेक्नोलॉजी का एक और दिलचस्प पहलू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अमेजॉन प्राइम वीडियो के एआई टॉपिक्स का जिक्र मिलता है कुछ रिपोर्ट्स में। हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको क्या पसंद आ सकता है, बल्कि ये माइंड बेंडिंग साई-फाई या डार्क कॉमेडी जैसे मूड या जॉनर के हिसाब से सुझाव देता है। मतलब ये अब सिर्फ क्या देखें नहीं, बल्कि कैसा महसूस करें को भी टारगेट कर रहा है ये पर्सनलाइजेशन का एक बिल्कुल नया लेवल है। बिल्कुल। और सुविधाओं की लिस्ट लंबी है। ऑन डिमांड, एक अकाउंट से कई स्क्रीन पर देखना और वो एक के बाद एक एपिसोड देखते जाना। बिंज वॉचिंग। हाँ, वो कल्चर तो बहुत तेजी से फैला। हाँ, और शुरुआती दिनों में विज्ञापनों का लगभग न होना भी एक बड़ा प्लस पॉइंट था। हाँ। फिर आया कोरोना काल। ओह हाँ, लॉकडाउन ने तो जैसे ओटीटी की ग्रोथ में घी डालने का काम किया। जब सब घर बैठे थे तो मनोरंजन का सबसे बड़ा और सुरक्षित ठिकाना ये प्लेटफॉर्म्स बने। बिल्कुल।
इसी दौरान कॉर्ड कटिंग शब्द भी खूब सुनाई दिया। मतलब लोगों ने केबल टीवी या डीटीएच कनेक्शन कटवाकर पूरी तरह स्ट्रीमिंग को अपना लिया। लोग बंधे बंधाए शेड्यूल से आज़ादी चाहते थे। तो ये थी ओटीटी के आसमान छूने की कहानी। पर अब जमीन पर क्या हो रहा है? आज यानी 2023-24 में भारत का ओटीटी बाजार कैसा दिख रहा है? आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं और मैक्स मीडिया की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 48 करोड़ लोग ओटीटी इस्तेमाल कर रहे थे। 48 करोड़? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, और इनमें से लगभग 10 करोड़ के पास कम से कम एक पेड सब्सक्रिप्शन था। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर इसमें सबसे आगे हैं। लेकिन एक बात और सुनने में आ रही है कि ग्रोथ रेट थोड़ा कम हुआ है। हाँ, ये बात सही है। जिस तूफानी रफ्तार से ये बाजार बढ़ रहा था, उसमें थोड़ी नरमी आई है। 2021-22 में करीब 20% की ग्रोथ थी, जो 2022-23 में घटकर 13% के आसपास रह गई। लेकिन बाजार अभी भी बहुत बड़ा है। 2022 में ही ये $1.5 बिलियन से ज्यादा का था। अच्छा, अब मैदान के खिलाड़ियों पर नजर डालें तो सब्सक्राइबर बेस में कौन आगे है? दिसंबर 2023 के आंकड़ों के हिसाब से डिज्नी प्लस हॉटस्टार सबसे आगे था, करीब 3.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ। एक वक्त तो इसका मार्केट शेयर 50% तक पहुंच गया था। लेकिन उनके लिए कुछ मुश्किलें भी आई ना, आईपीएल राइट्स और एचबीओ कंटेंट जाने से। हाँ बिल्कुल, आईपीएल की डिजिटल राइट्स जियो सिनेमा के पास चले गए और एचबीओ का पॉपुलर कंटेंट भी हाथ से निकल गया। इसका असर उनके सब्सक्राइबर बेस पर पड़ा है, ये साफ दिख रहा है। दूसरे नंबर पर कौन है? अमेज़न प्राइम। जी, अमेज़न प्राइम वीडियो, जिसके करीब 2.1 करोड़ सब्सक्राइबर थे, मतलब करीब 9% मार्केट शेयर। और नेटफ्लिक्स, वो कहाँ है इस रेस में? नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर भारत में तुलनात्मक रूप से कम है, करीब 55 लाख। लेकिन उन्होंने कीमतें घटाई और लगातार नया फ्रेश कंटेंट ला रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है। मार्केट शेयर करीब 8%। तो रेस अभी जारी है। इनके अलावा सोनी लिव, ZEE5 भी हैं। हाँ, सोनी लिव के करीब 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर, ZEE5 के 75 लाख, और जियो सिनेमा ने तो आईपीएल की फ्री स्ट्रीमिंग करके गेम ही बदल दिया। MX प्लेयर जैसे फ्री विज्ञापन आधारित प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनकी पहुंच बहुत ज्यादा है। और रीजनल प्लेयर्स का क्या, जैसे आहा या होचॉय? वो भी बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। आहा तेलुगु में, होइचॉय बंगाली में। ये क्षेत्रीय भाषाओं पर फोकस करके एक बड़ा दर्शक वर्ग जोड़ रहे हैं जिन्हें शायद नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पसंद का उतना कंटेंट न मिलता हो। डाउनलोड्स के आंकड़े भी दिलचस्प हैं। नेटफ्लिक्स 100 करोड़, हॉटस्टार और प्राइम 50 करोड़ से ज्यादा। और कीमतें बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। जियो सिनेमा 29 रुपए महीने से शुरू होता है, नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान 149 रुपए महीने से, अमेज़न प्राइम 1499 रुपए साल। मतलब हर बजट के लिए कुछ न कुछ है। ये तो हुई भारत की तस्वीर, पर भारत कोई अलग थलग द्वीप नहीं है। दुनिया भर में ओटीटी इंडस्ट्री में जो हो रहा है उसका सीधा असर यहाँ भी पड़ रहा होगा। बिल्कुल, और यहीं पर हूलिहन लोके की वो ताज़ा रिपोर्ट स्प्रिंग 2025 काम आती है। वो इसी वैश्विक बदलाव पर रोशनी डालती है। और सबसे बड़ा बदलाव है, अब सिर्फ सब्सक्राइबर जोड़ने की अंधी दौड़ नहीं है, बल्कि पैसा कमाने यानी मुनाफे पर फोकस है। अच्छा, तो मतलब अब ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाला दौर खत्म हो रहा है। और इसका असर कैसे दिख रहा है? बिल्कुल, एक तो लगभग सभी बड़ी कंपनियों ने अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। दूसरा बड़ा ट्रेंड है एवोट यानी विज्ञापन वाला मॉडल और हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मतलब थोड़ा सब्सक्रिप्शन, थोड़े विज्ञापन। हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि ये मॉडल ज्यादा पैसा कमा कर दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 50% से ज्यादा नए सब्सक्रिप्शंस अब विज्ञापन वाले प्लान्स में आ रहे हैं। और वो फास्ट चैनल्स के हैं जिनका जिक्र था रिपोर्ट में? फास्ट यानी फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी। ये एक तरह से पुराने टीवी चैनल्स जैसा अनुभव है, लेकिन इंटरनेट पर लगातार शो या फिल्में चलती रहती हैं, बीच बीच में विज्ञापन आते हैं और ये देखने वाले के लिए बिल्कुल मुफ्त होता है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। तो ये उन लोगों के लिए है जो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, अमेरिका में प्लूटो टीवी, ट्यूबी जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हाँ, बंडलिंग ऑफर्स भी बढ़ रहे हैं। एक ही पैक में कई स्ट्रीमिंग सेवाएं, जैसे अमेरिका में डिज्नी और हुलू का बंडल या कॉमकास्ट का स्ट्रीम सेवा। कंटेंट को लेकर भी रणनीति बदल रही है। आपने पहले ओरिजिनल कंटेंट की बात की थी कि वो बहुत पॉपुलर हुआ। हाँ, लेकिन अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के बाद से ओरिजिनल कंटेंट बनाने पर खर्च करीब 20% कम हुआ है।
अरे ऐसा क्यों? लगता है कंपनियां अब दूसरे स्टूडियो से कंटेंट लाइसेंस करने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि शायद उसमें रिस्क कम और मुनाफा ज्यादा दिखता हो, या फिर लागत कम करने का दबाव हो। तो फिर नया क्या है जो दर्शकों को खींच रहा है? पैसा कहाँ लग रहा है? लाइव स्पोर्ट्स, ये अगला बड़ा मैदान बन गया है। नेटफ्लिक्स ने WWE रॉ और NFL गेम्स के लिए बड़ी डील की है। Amazon और डिज्नी NBA राइट्स के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अच्छा, मतलब लाइव इवेंट्स का क्रेज बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि लाइव इवेंट्स लोगों को उसी वक्त जोड़ने का एक मजबूत जरिया है। नेटफ्लिक्स ने टॉम ब्रेडी के रोस्ट जैसे लाइव इवेंट्स किए, जिनसे काफी सब्सक्राइबर जुड़े। लेकिन चुनौतियां भी होंगी, इतने सारे सब्सक्रिप्शंस, लोग थक नहीं जाते? बिल्कुल। रिपोर्ट सब्सक्रिप्शन फटीग की बात करती है, यानी लोग इतने सारे सब्सक्रिप्शन से थक गए हैं। कीमतें बढ़ रही हैं तो लोग अब चुन रहे हैं कि कौन सा रखना है और कौन सा हटाना है। अमेरिका में तो औसत मासिक स्ट्रीमिंग खर्च $55 से घटकर $42 हो गया है। बाप रे। तो इन सब वैश्विक बदलावों और ओटीटी के इस सुनामी का हमारे पारंपरिक मीडिया, टीवी और सिनेमा पे क्या असर पड़ा है? जाहिर है पड़ा होगा। असर तो पड़ा है, और काफी गहरा। टीवी देखने वालों की संख्या और विज्ञापन से होने वाली कमाई में गिरावट आई है। ये बात कई रिपोर्ट्स कहती हैं। सिनेमा हॉल्स भी दबाव में है। खासकर छोटी और मध्यम बजट की फिल्में अब सीधे OTT पर रिलीज हो रही हैं। PVR इनॉक्स जैसी बड़ी चेन्स ने भी घाटा उठाया है। लेकिन क्या पारंपरिक मीडिया ने हथियार डाल दिए हैं, या वो भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे भी बदल रहे हैं, लड़ रहे हैं। कई बड़े टीवी नेटवर्क्स ने अपने खुद के OTT प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जैसे स्टार ने हॉटस्टार, जो अब डिज्नी का हिस्सा है, और जी ने ZEE5। वे अब डिजिटल फर्स्ट कंटेंट भी बना रहे हैं। और सिनेमा हॉल्स, वो क्या कर रहे हैं? वे भी तरीके ढूंढ रहे हैं। हाइब्रिड रिलीज का मॉडल आया, जहां फिल्में थिएटर और OTT पर एक साथ या बहुत कम अंतर पर रिलीज होती हैं। हालांकि इसके अपने फायदे, नुकसान और विवाद हैं। क्षेत्रीय चैनल भी डिजिटल पर जा रहे हैं, अपनी लोकल ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हुई बाजार और कंटेंट की बात। लेकिन भारत में ओटीटी के सामने कुछ खास किस्म की चुनौतियां और नियम कानून के मुद्दे भी हैं, है ना? हाँ, ये एक बड़ा पहलू है। सबसे पहले तो नियमन। 2021 में सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नियम यानी IT रूल्स लेकर आई। हाँ, उसमें क्या खास था? इनके तहत OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को खुद ही 5 कैटेगरी में बांटना होता है: US 7+, 13+, 16+ और A। साथ ही शिकायतों के लिए एक त्रिस्तरीय सिस्टम बनाया गया है, और हर प्लेटफॉर्म को भारत में एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होता है। लेकिन क्या ये सेंसरशिप है, जैसे फिल्मों की होती है? सीधे तौर पर प्री सेंसरशिप नहीं है, मतलब रिलीज से पहले कंटेंट पास कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार के पास IT एक्ट की धारा 69A के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था के आधार पर किसी कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार जरूर है। अच्छा, एक और बड़ा झगड़ा चल रहा है, सुनने में आया है, टेलीकॉम कंपनियों और ओटीटी वालों के बीच। हाँ, वो नेटवर्क यूसेज या फेयर शेयर वाला मुद्दा। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी OTT सेवाएं उनके बनाए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके मुफ्त में कॉलिंग और मैसेजिंग दे रहे हैं, जबकि नेटवर्क बनाने में उनका पैसा लगा है। तो वो चाहते हैं कि ओटीटी वाले भी कुछ भुगतान करें? हाँ, वो इन OTT कंपनियों से नेटवर्क एक्सेस चार्ज या फेयर शेयर चार्ज वसूलने की मांग कर रही हैं। उनका तर्क है कि OTT वाले उनकी सवारी मुफ्त में कर रहे हैं। ये अभी बहस का बड़ा मुद्दा है। कंटेंट को लेकर भी कुछ चिंताएं उठती रहती हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। कुछ आलोचकों का मानना है कि OTT पर दिखाई जा रही कुछ सामग्री, खासकर हिंसा, अश्लीलता या अभद्र भाषा, युवाओं पर गलत असर डाल सकती है, और सेंसरशिप की कमी के कारण कभी-कभी ऐसा कंटेंट आ जाता है जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ सकता है। ये एक नाजुक संतुलन साधने वाली बात है। और हमारी निजी जानकारी का क्या? सब्सक्रिप्शन लेते वक्त हम अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह देते हैं, वो कितना सुरक्षित है? ये भी एक बहुत अहम चिंता है। साइबर सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहता है। सब्सक्रिप्शन के लिए दी गई व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है, या साइबर फ्रॉड का खतरा रहता है। प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वो इस डेटा को सुरक्षित रखें, पर यह एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो इतने सारे बदलाव, टक्कर, नियम, चिंताएं, इन सब के बीच भविष्य कैसा नजर आता है? आगे क्या होने वाला है इस दुनिया में? देखिए, एक बात तो तय है कि स्ट्रीमिंग का दबदबा बना रहेगा, हालांकि ग्रोथ की रफ्तार शायद थोड़ी धीमी हो जाए, जैसा हमने पहले बात की। और बिजनेस मॉडल? विज्ञापन वाले बढ़ेंगे। हाँ, लगता तो यही है। हाइब्रिड, सब्सक्रिप्शन प्लस विज्ञापन और फास्ट, मुफ्त विज्ञापन आधारित मॉडल भारत में भी और मजबूत होंगे,
क्योंकि कंपनियां अब मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। और क्या इंडस्ट्री में और उथल-पुथल देखने को मिलेगी? मतलब कोई कंपनी किसी को खरीद ले या मिल जाए। पूरी संभावना है मर्जर और अधिग्रहण M&A और हो सकते हैं। बाजार कंसोलिडेट हो सकता है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल सकती हैं या ताकत बढ़ाने के लिए हाथ मिला सकती हैं। और कंटेंट में लाइव स्पोर्ट्स का दबदबा बढ़ेगा। निश्चित रूप से लाइव स्पोर्ट्स और बड़े इवेंट्स दर्शकों को जोड़ने और बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहे हैं। AI का रोल और बढ़ेगा, पर्सनलाइजेशन और बेहतर होगा, शायद इंटरैक्टिव कंटेंट भी देखने को मिले। और YouTube, TikTok से टक्कर? हाँ, वो टक्कर भी बढ़ेगी। शॉर्ट फॉर्म वीडियो भी लोगों का ध्यान और समय खींच रहे हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स को उनसे भी मुकाबला करना होगा। रेगुलेशन का क्या और सख्ती होगी? कहा नहीं जा सकता, लेकिन जरूरत एक संतुलित रेगुलेशन की है। ऐसा संतुलन जो इनोवेशन को ना रोके, लेकिन जो चिंताएं हैं जैसे कंटेंट या डेटा सुरक्षा, उनका भी ध्यान रखे। ये हमेशा एक मुश्किल काम होता है। और अंत में एक दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक और डिजिटल मीडिया के बीच की दीवारें और धुंधली होती जाएंगी। टीवी चैनल डिजिटल पर आएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म टीवी जैसा कंटेंट बनाएंगे। शायद कुछ सालों में ये फर्क करना ही मुश्किल हो जाए कि कौन क्या है। चलिए, तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, सस्ते डेटा और कंटेंट की विविधता ने मिलकर भारत में मनोरंजन का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। और OTT आज इस कहानी का कह सकते हैं मुख्य किरदार है। बिल्कुल, लेकिन अब कहानी का अगला अध्याय शुरू हो रहा है, जहां फोकस सिर्फ भीड़ बढ़ाने पर नहीं, बल्कि मुनाफे, विज्ञापन, लाइव स्पोर्ट्स और स्मार्ट बिजनेस मॉडल पर है। और पारंपरिक मीडिया भी मुकाबले में बने रहने के लिए खुद को बदल रहा है या बदलने की कोशिश कर रहा है। पर साथ ही रेगुलेशन, कंटेंट को लेकर बहस, टेलीकॉम कंपनियों से टकराव और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी हैं, जिनका हल निकालना भी बाकी है। जी, तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। भारत के इस विशाल और विविध बाजार में असली किंग मेकर कौन बनेगा? क्या नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे ग्लोबल दिग्गज ही राज करेंगे, या फिर आहा, होइचॉय जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी जो स्थानीय नब्ज को बेहतर समझते हैं, ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे? या फिर AI? ये तकनीक कंटेंट बनाने से लेकर हमारे देखने के अनुभव तक सब कुछ कितना बदल देगी, जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों की गहराइयों में उतरने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।